नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टारगेट 2022 के इस सेशन में, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक हर रोज़ के बेसिस पे। अभी कुछ दिनों से गले का प्रॉब्लम है, इसलिए हर रोज़ नहीं हो पा रहा है, माफ़ करना गाइस। ठीक है, बट एनीवेज आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट ज्योग्राफी ऑप्शन की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं दोस्तों। अगर आपको अटेंड करना है तो इंग्लिश में भी अटेंड कर सकते हैं, बाइलिंगुअल में भी अटेंड कर सकते हैं, जब चाहे। सिर्फ आपको डाउनलोड करना पड़ेगा स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत दिन से आप न्यूज़ सुन रहे होंगे, यूक्रेन रशिया का क्राइसिस तो है ही, बट साथ ही साथ रिसेंटली और एक न्यूज़ है ना। देखिए, वो तो न्यूज़ है, नो डाउट, दैट इज़ अ वेरी मेजर न्यूज़, जहाँ पर रशिया यहाँ पर अटैक करने की ऐसा न्यूज़ सुन रहे हैं हम लोग, राइट। बट यहाँ पे बोला जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है ना, कतर को एज मेजर नॉन नेटो एलाई घोषित कर दिया गया है, राइट। कतर को यूनाइटेड नेशन ने नेटो एलाई नहीं घोषित किया है। नेटो एलाई क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब नेटो में अगर कोई भी मेंबर फुल फ्लेज्ड हो जाए, इसका मतलब कोई भी देश पे अगर हमला हो गया तो पूरा नेटो देशों पे हमला माना जाएगा और वो उससे लड़ाई करेगी। समझ रहे हो बात? तो देखो, बट यहाँ पे नॉन नेटो एलाई बोला गया है। नॉन नेटो एलाई मतलब हाँ, ये एक आप बोल सकते हैं दैट प्रेफरेंशियल पोजीशन तो है, बट ऐसा नहीं है दैट कल को अगर कतर के ऊपर किसी ने हमला कर दिया ना तो यूएसए भी बचाव के में आएगा ही। नो, इट इज़ नॉट गारंटी एट ऑल, है ना। हाँ, एक पोजीशन ज़रूर है दैट चलो यूएसए के तरफ से थोड़ा मोड़ा हेल्प ज़रूर है तुम्हारा को, राइट, बट 100% गारंटी ज़रूर नहीं है। ठीक है ना। इसमें आप चौक जाइएगा कौन कौन से देश आते हैं। देखो, वैसे तो नेटो एलाई अगर देखोगे, यूएसए तो मेन है ही, बट साथ ही साथ ये जितने सारे लाइट ग्रीन में कंट्रीज देख रहे हो, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ यूरोपियन नेशंस, वो सारे इस नेटो एलाई में आते हैं। ठीक है, बट नॉन नेटो एलाइज जो है ना, जहाँ पे अभी कतर को भी ये पोजीशन मिल गया है, इसमें पता है कौन कौन से है? देखो, पाकिस्तान भी है इसमें, जी हाँ। अब पाकिस्तान है, थाईलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, फिलीपींस है, साउथ कोरिया, जापान, है ना। यहाँ पे देख सकते हो आप, ब्राज़ील है। तो अगेन ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ को इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, बट ऐसा गारंटी ज़रूर नहीं है दैट कल को अगर किसी के ऊपर ब्राज़ील के ऊपर कोई हमला कर देता है तो यूएसए उसको बचाने आएगी ही आएगी। नो नो नो, दिस इज़ नॉट एट ऑल द गारंटी दैट इज़ बीन गिवन, बट हाँ, एक प्रेफरेंशियल पोजीशन ज़रूर है। नाउ इससे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ दैट यूएसए का एक्टिविटी देख रहे हो, इन रीजन्स में बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, राइट। देखो, अब यूएसए का एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ रहा है। अभी देखो, अभी ऐसा क्या चल रहा है दैट बोला जा रहा है ना दैट यूक्रेन को भी कहीं ना कहीं यूएसए के द्वारा आपका जाकर एक नेटो एलाई में कन्वर्ट किया जा सकता है। आई मीन नेटो एलाई का दर्जा दिया जा सकता है। इसीलिए रशिया भी चाहती है दैट भैया कंफर्मेशन मुझे मिल जाए, क्योंकि कंफर्मेशन अगर नहीं मिलेगा तो मैं यूक्रेन के ऊपर पहले ही हमला कर दूंगा। ठीक है, तो देखो वो तो जियोपॉलिटिकल अरीना में है, बट जियोपॉलिटिक्स से जो हमारे ज्योग्राफी ऑप्शन में जो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है वो है एक्टिविटी, जो कि हमें देखने को मिल रहा है, जिससे ये रीजन ओवरऑल डिस्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। आप ये क्यों नहीं समझना चाहते? वो कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन। वो कौन सा रीजन है? अभी अभी ये वाला रीजन हम बोल सकते हैं एब्सोल्युटली। हाँ, तो देखो, ये रीजन ले लो या फिर ये रीजन ले लो, क्या हम लोग बोल आपने हार्टलैंड ड्रीमलैंड थ्योरी पढ़ा है? क्या हम लोगों ने ऐसा नहीं पढ़ा है दैट ये वाला रीजन जो है, यहाँ से ओवरऑल ये पूरा रीजन जो है यह हार्टलैंड है ना। और ये और ये जो जर्मनी यूरोपियन रीजन है, इससे इसको बोला गया हार्टलैंड में ईस्टर्न कॉरिडोर, है ना। और ईस्टर्न कॉरिडोर में जिसका कमांड होगा, ऐसा कहा गया है, वो पूरा दुनिया में भी राज कर सकता है। याद आ रहा है हार्टलैंड ड्रीमलैंड थ्योरी? नहीं आ रहा है तो चलो एक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं हार्टलैंड ड्रीमलैंड थ्योरी का, राइट। बट देखो, इसमें वही चीज़ है, क्या हार्टलैंड ड्रीमलैंड थ्योरी एक थ्योरी है जिसमें लैंड पावर और सी पावर के बीच में टसल है, बेसिकली जो दिखाया गया है। वैसे इन जनरल अगर बात करो, दोनों थ्योरीज, वो हार्टलैंड की बात करे या फिर ड्रीमलैंड की बात करे, तो ये बतलाता है दैट कैसे दुनिया में जियो पॉलिटिक्स जो है वो चेंज हो रही है। जियो पॉलिटिक्स मतलब जियो और पॉलिटिक्स। जियो मतलब
ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के कारण कैसे दुनिया की पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, समझ रहे हो, यही है जियो पॉलिटिक्स। और वही चीज़ बतलाया जाता है इस हर्टलैंड रेमलेंड थ्योरी में भी। क्यों? क्योंकि दोनों थ्योरी बताती है दैट कैसे इवॉल्व हुआ जियो पॉलिटिक्स का दुनिया में, राइट। इसमें वेरियस स्कॉलर्स भी है वैसे, जैसे आप महान की हम लोग बात कर सकते हैं, जिन्होंने बोला था सी पावर डोमिनेंट है। एक्चुअली देखो, महान ने भी सी पावर डोमिनेंट क्यों बोला था पता है? कोलंबियन एरा की अगर बात करूँ, कोलंबियन एरा पता है क्या होता है? ये वह एरिया है जब वेरियस कॉन्टिनेंट्स का डिस्कवरी हो रहा था धीरे धीरे, राइट। तो डिस्कवरी कहाँ से हो रहा था? ऑफकोर्स शिप लेकर ही जा रहे थे ना लोग डिस्कवर करने, ठीक है। तो उस समय ऐसा कहा गया था जो इसके पास सी पावर है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, डोमिनेंट है, राइट। बट इन महान के कॉन्सेप्ट को बाद में मैकिंडर भाई साहब जो थे, जो क्या एक यूके के जोग्राफर थे, यूनाइटेड किंगडम्स के, उन्होंने देखा अरे नहीं भाई ऐसी बात तो नहीं है यार। इनफैक्ट उन्होंने बेसिकली बोला था दैट मतलब जो भी जोग्राफिकल कंडीशंस जो है ना उसके कारण पल्सेशन हो रहा है ह्यूमन हिस्ट्री में, राइट। या फिर हम लोग बोल सकते हैं ह्यूमन हिस्ट्री में जो पल्सेशन आ रहा है, दैट इज़ धीरे धीरे जो चेंजेस हो रही है हिस्ट्री में, राइट, वो कहीं ना कहीं जोग्राफिकल कंडीशंस के द्वारा हो रहा है ना। और इसी के कारण इन्होंने अपना अलग सा थ्योरी दिया था। इनकी वैसे थ्योरी जो है ना 3 भागों में इन्होंने दिया गया था। एक तो 1904 में, दूसरा वाला थ्योरी 19 अराउंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ था 1919, और तीसरा वाला थ्योरी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, तीसरा वाला थ्योरी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था अराउंड 1943 में, ठीक है। मरने से पहले ही इन्होंने बेसिकली छाप लिया था, क्योंकि 1943 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी, समझ रहे हो बात। इन्होंने क्या बोला वो मैं बता रहा हूँ। देखो 3 जो थ्योरी मैंने बोला ना, एक है 1904, ठीक है, दूसरा वाला 1919 और तीसरा वाला है 1943। जिसमें 1904 वाला थ्योरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें इन्होंने बोला एक एरिया है जिसको हम लोग कहेंगे पाइवट एरिया, ठीक है। जो देख रहे हो ये वाला रीजन, ये वाला पूरा रीजन देख रहे हो, है ना, इसको पाइवट एरिया बोला। और यह भी बोला दैट क्योंकि इस पाइवट एरिया में रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस प्राइवेट एरिया में रिसोर्स में क्या है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज की बात की गई, राइट। और क्योंकि ये भी बोला गया दैट ये रीजन जो है यूरोपियन रीजन से, देखो यूरोपियन रीजन क्या हुआ, ये वाला रीजन हुआ ना, इससे जुड़ा हुआ है थ्रू ए रीजन, ये वाला। और इस रीजन को इन्होंने कहा गया क्या, ईस्टर्न कॉरिडोर, ठीक है। इनफैक्ट ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर, जो भी आप बोलो। और साथ ही साथ ये भी बोला, देखो भैया ये रीजन जो है ना दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट रीजन है, और यहाँ पे इतने रिसोर्सेज क्योंकि इतने ज़्यादा है, और यूरोपियन रीजन से भी ये ईस्टर्न कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसा हो सकता है फ्यूचर में इस रीजन के लिए मार हो जाए, राइट। देखो मैं जनरल टर्म्स में आपको समझा रहा हूँ, जिससे आप इस चीज़ को मतलब नॉर्मल वे से लो। अभी पढ़ाई का मूड बिल्कुल बनाओ ही मत जब मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो ठीक है, नॉर्मल मोड से लो तब मज़ा भी आए। तो उन्होंने बेसिकली बोला ये रीजन जो है नेचुरली फोर्ट्रेस लोकेशन में, फोर्ट्रेस लोकेशन मतलब जैसे पहले किले नहीं होते थे, राजा महाराजा लोग रहते थे, उनका किला चारों तरफ से घिरा हुआ रहता था, कोई भेद नहीं पाता था उनका किला। तो इन्होंने बोला दैट ये वाला रीजन भी जो है ना, ये भी ऐसा नेचुरल किला बना हुआ है। कैसे? देखो अब ये वाला जो रीजन है ना नॉर्थ, ये क्या है, आर्कटिक सी है। आर्कटिक सी तो सब समय जमा ही हुआ रहता है यार बर्फ़ से, तो यहाँ से कौन इसको अटैक कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे तो नलीफाई हो गया, राइट। अब यहाँ पर भी आप देख लेना, ये वाला जो रीजन है की बात कर रहा हूँ मैं, माफ करना, है ना, ये वाला रीजन में भी हाईलैंड्स है, यहाँ पे भी हिमालयाज माउंटेन्स का एक्सटेंशन है, यहाँ पर भी लेना लैंड है। लेना लैंड मतलब काफ़ी ज़्यादा ड्यूलेटिंग टोपोग्राफी है बेसिकली। तो ओवरऑल बोला गया इस रीजन को चारों तरफ से तो वैसे नेचुरली ही घिरा हुआ है ऑलमोस्ट, सिर्फ एक जगह से जो खुला हुआ है वह है आपका जाकर ईस्टर्न कॉरिडोर। और भी है बाल्टिक सी और ये ब्लैक सी को भी कंसिडर बेसिकली किया गया था, राइट। बट ओवरऑल यही बोला दैट देखो भाई, देखो ये जो मैकिंडर थे ना ये यूके के थे, ठीक है। तो अब ये कोई भी अगर पॉलिसीज़ बनाएंगे तो मेक श्योर करेंगे ना दैट इनका देश बचा हुआ है फ्यूचर में,
है ना, क्योंकि ये रीजन में इतनी ज़्यादा रिसोर्स, इनका मानना था दैट एग्रीकल्चरली इंडस्ट्रियली इतना ज़्यादा रिसोर्स रिच रीजन है, तो शायद ये हो सकती है दैट फ्यूचर में एक्सपैंड करना चाहे, तो इतना एक्सपैंड भी कर सकती है जिससे वो यूके को भी खा ले, तो ये कभी भी चाहेंगे नहीं, राइट। तो इसलिए इन्होंने बोला दैट देखो अभी तो अगर देखा जाए इस पाइवोट एरिया में जो है दैट इज़ रशिया, उसका उतना तो पावर नहीं है भैया जब ये दुनिया को कैप्चर कर सके, बट कुछ कुछ प्रोबेबिलिटीज़ है जिससे ऐसा हो सकता है। जैसे अगर रशिया और जर्मनी अगर एक साथ आ जाए, हाथ मिला ले तो ठीक है, एक तो ये कंडीशन है, और दूसरा बोला गया या तो चाइना या फिर जापान रशिया में अटैक कर दे और रशिया को अपना काबू में कर ले, तब रशिया जो है भीगी बिल्ली बन सकता है। बट साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला कि देखो चाइना और जापान की जहाँ तक बात है, इनका अटैक करना ये तो बहुत ही छोटा चांस है, बट हाँ ऐसा ज़रूर हो सकता है दैट रशिया और जर्मनी मिल जाए, और ये अगर मिल गए ना तो ये पूरा दुनिया में कब्जा कर सकता है, राइट। और इसी के साथ इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया वर्ल्ड आइलैंड का भी, जहाँ पे पूरा यूरेशिया तो है ही, दैट इज़ यूरोप प्लस एशिया तो है ही, बट साथ ही साथ यहाँ पे इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को भी कंसिडर किया गया, और बोला गया इस वर्ल्ड आइलैंड जो है इसमें 2/3 ऑफ लैंड एरिया कंटेन करती है, और साथ ही साथ 7/8 ऑफ पॉपुलेशन, और बाकी वाला रीजन जो है जिसमें ये पूरे आ जाते हैं, ठीक है, ये पूरे आ जाते हैं, ये सब रीजन में सिर्फ 1/8 ऑफ दुनिया का पॉपुलेशन तब एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा उनका कहना था, ठीक है। इन्होंने बोला दैट देखो अगर रशिया ने अगर इससे हाथ मिला लिया ना तो ये वर्ल्ड आइलैंड में तो कब्जा मार ही लेगी, दैट इज़ अफ्रीका और ये पूरा यूरेशिया में कब्जा तो मार ही लेगी, और जिसने इस पूरे यूरेशिया में कब्जा मार लिया वो पूरा दुनिया में भी कब्जा मार सकता है, समझ रहे हो बात, ठीक है। तो ये उनका कहीं ना कहीं डर था, इसीलिए इन्होंने सोल्यूशन भी दिया, सिर्फ डरते ही नहीं है, ये सोल्यूशन भी दिया। इन्होंने बोला दैट क्यों ना हम लोग इस प्रोबेबिलिटी को ही बंद कर दें, दैट इज़ रशिया जो जर्मनी के साथ मिलना चाहता है तो इसके बीच में हम लोग बफर जोन क्रिएट कर दें। अच्छा अभी देखिए प्रैक्टिकल, आज जो आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं वहाँ पे क्या पढ़ रहा है दैट कहीं ना कहीं रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर हमला करना चाहती है, तो रशिया जो है इस बफर रीजन के इस रीजन को अपने पास करना चाहती है, क्या हम लोग बोल सकते हैं। तो कल को अगर क्वेश्चन आ गया दैट बताओ भैया मैकेंडर थ्योरी का प्रेजेंट डे एप्लीकेशन, तो क्या आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, एब्सोल्युटली लिख सकते हो भाई मेरे, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ आँख कान सब कुछ खुला रखो, ठीक है। तो नहीं, एक तो हुआ 1904 वाला, है ना, अब मैं इसको मिटा देता हूँ जिससे आपको भी मज़ा आए पढ़ने में थोड़ा, ठीक है। ये नोट करना था या फिर नोट मत करो यार, ये सब छोटा मोटा चीज़ ना, नोट नहीं, जो जब जहाँ नोट करने का चीज़ होता है वहाँ पे बोल देता हूँ मैं, ठीक है। एनीवेज अब हम लोगों ने ये जब पढ़ लिया, ठीक है, अब हम लोग ये वाला पढ़ते हैं, दैट इज़ 1919 में सेकंड वाला जब थ्योरी दिया था इन्होंने, ठीक है। उन्होंने सेकंड वाले, देखो पहले वाले थ्योरी में यहाँ पे क्या बोला था, पाइवट एरिया बोला था ना, पाइवट एरिया, बट सेकंड वाले में पाइवट एरिया को एक तो थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, दैट इज़ 1919। देखो 1919 में तब मैं बोल रहा हूँ जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो गया है ना, और वर्ल्ड वॉर 1 में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें इंसिडेंट्स हुई थी, क्या क्या इंसिडेंट्स हुई थी, ब्रिटिश जो है वो अटैक करना चाहती थी, इसीलिए वो ब्लैक सी से घुसना चाहती थी, ब्रिटिश को ब्लैक सी में घुसने ही नहीं दिया गया, है ना, बोला रुक तू उधर है, रुक रहे तेरे भीतर में मत आना, है ना। एनीवेज नेक्स्ट इज ब्रिटिश यहाँ से भी बाल्टिक सी से भी घुसना देना चाहती थी, बट बाल्टिक सी में क्या गया ना, जर्मनी ने सी माइन बिछा दिया था, है ना, मतलब अगर आप वहाँ से अपना शिप लेके गुजरोगे तो आपका शिप वहीं नीचे में ही बम फोड़ देंगे हम लोग, समझ रहे। तो इसके डर से मतलब यूके उधर से भी नहीं घुस पाई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे पहले जो वाले जो थ्योरीज है 1904 वाले में, उसमें देखो कहीं ना कहीं यही बोला गया था ना दैट ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब लैंड पावर को सी पावर से ज़्यादा बोला गया था, राइट। जो क्या 1919 में बिल्कुल सच होता हुआ दिख रहा था, क्योंकि देखो सी पावर भले ही यूके थी, बट यूके तो इधर से भी नहीं इसको घुस पाई, इधर से भी ब्लैक सी की तरफ से भी नहीं घुस पाई, है ना। ऊपर से 1917 में आपको पता है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन आया था, याद आ रहा है, हिस्ट्री में पढ़े हो ना जी। तो नया कम्युनिस्ट रेजिम आया, वो क्या था, यूएसएसआर। अब यूएसएसआर तब के लिए कमज़ोर हो गया था, ठीक है, और जर्मनी ने देखा अरे भाई ये तो अच्छा मौका है जी,
पूरा दुनिया में कब्जा मारने का, ठीक है। तो इसलिए जर्मनी ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस यूएसएसआर के पास रखे। यूएसएसआर ने सोचा चल भाई हाथ मिला लेते हैं। अब देखो जो मैकिंडर ने सोचा था 1904 वाले थ्योरी में वो बिल्कुल सच होता हुआ दिख रहा था। जर्मनी और ये पाइवट एरिया जो कि अभी इन्होंने हार्टलैंड बोला है वो साथ में आ गए हैं, है ना। अभी अगर साथ में आ गए हैं तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए, ठीक है। मतलब इन्होंने देखो ये रीजन को रीडिफाइन तो किया ही, पाइवट एरिया को हार्टलैंड तो बोला ही, है ना। बट इन्होंने जो है ना इस थ्योरी में 1919 वाले थ्योरी में ये ईस्टर्न डेट को और भी ज़्यादा इम्फेसिस दिया। अब इन्होंने बोला यार ये रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। और साथ ही साथ कंक्लूड किया दैट ये रीजन जो है दैट इज़ ये वाला जो है ये की रीजन है ईस्टर्न गेट, ठीक है। और लैंड पावर जो है वो अभी भी सी पावर के ऊपर डोमिनेट कर रही है। और क्योंकि ऐसा भी सिचुएशन आ गया था जहाँ पर जर्मनी और यूएसएसआर सामने आ गए थे तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया था देखो भैया जो भी ईस्टर्न यूरोप पे राज करेगा वह हार्टलैंड में राज करेगा, जो हार्टलैंड में राज करेगा वह वर्ल्ड आइलैंड में राज करेगा। वर्ल्ड आइलैंड क्या था? यूरेशिया और अफ्रीका। और जो वर्ल्ड आइलैंड में राज करेगा वह पूरे वर्ल्ड में राज करेगा। दैट इज हु रूल्स ईस्टर्न यूरोप रूल्स द हार्टलैंड, हु रूल्स हार्टलैंड रूल्स द वर्ल्ड आइलैंड, और हु रूल्स वर्ल्ड आइलैंड ही रूल्स द वर्ल्ड। समझ रहे हो बात? मतलब मैकेंडर जो थे ही वॉज अ की टू कंट्रोल द हार्टलैंड। आई मीन बोला दैट ईस्टर्न यूरोप जो है ये की है ना। यही सेकेंड वाले थ्योरी का इनका मेन तात्पर्य था, ठीक है। अब आ जाता है थर्ड वाले थ्योरी में जहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को और भी थोड़ा ज़्यादा मॉडिफाई किया। क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिकल समीकरण जो है चेंज हो रहे थे। देखो 1943 का मैं बात कर रहा हूँ, 1919 में 1943 में बहुत टाइम हुआ, राइट। तो इसीलिए और ये अराउंड मिड था ना, वर्ल्ड वॉर 2 तो चल ही रहा था यार इसमें, ठीक है। इन्होंने देखा वर्ल्ड वॉर 2 में अरे भाई यूएसए और यूके एक साथ आ गए, है ना। यूएसए और यूके जो है ऑलमोस्ट नेशन टाइप ही ये कंसीडर किए, क्योंकि देखो नेशन क्या बोलता है ना, नेशन ऐसा होता है जहाँ पर ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें सेम दिखने को मिलता है, राइट। तो इन्होंने बोला दैट ये रीजन जो है ना इस पूरा रीजन को इन्होंने मिडलैंड मान लिया। नया कॉन्सेप्ट आ गया मिडलैंड, है ना। इन्होंने पाइवट मतलब हार्टलैंड को तो कंसीडर किया ही, है ना, साथ ही साथ यहाँ पे मिडलैंड का भी कॉन्सेप्ट आ गया। और साथ ही साथ बोला देखो इस समय जो है 1943 के समय दो पावर्स इमर्ज हो रहे हैं, एक है मिडलैंड, एक है आपका हार्टलैंड, ठीक है। हार्टलैंड क्यों? देखो हार्टलैंड वैसे तो इसमें तो जर्मनी की हार हुई थी, राइट। तो भी हार्टलैंड क्यों इमर्ज हो रहा था? क्योंकि देखो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट जर्मनी हार रहा था मत, पर स्टिल यूएसएसआर तो तगड़ा हो रहा था ना जी। इन्होंने अपना गैरिसन को कितना मजबूत कर लिया था पता है, मतलब आर्मी बहुत सॉलिड मजबूत कर लिया था, इसलिए रशिया बहुत पावरफुल हो गया था। समझ रहे हो? मतलब पहले जो यहाँ पर पावर वैक्यूम था ना वो पावर सेंटर में बदल चुका था। और दूसरा था मिडलैंड विच कंसिस्ट ऑफ यूके यूएस, है ना। अब देखो यूके यूएस जो है यह भी अगर आप ले लो मिलिट्रीली इंडस्ट्रियल बहुत सॉलिड स्ट्रेंथ था, है ना। और दीज रीजन्स हैव द कैपेसिटी टू काउंटर बैलेंस हार्टलैंड, समझ लो आराम से काउंटर बैलेंस कर सकते थे। इसीलिए बेसिकली इस 1943 में बोला गया तो देखो भाई दो सुपर पावर्स इमर्ज हो रही है, एक तो है हार्टलैंड विच इज इन द फॉर्म ऑफ देन यूएसएसआर, और एक है आपका मिडलैंड विच कंसिस्ट ऑफ यूके यूएसए। समझ रहे हो बात? तो ये तो हुआ मैकेंडर का थ्योरी, है ना। वैसे तो इसके देखो बहुत सारे एप्लीकेशंस भी है, बहुत क्रिटिसिज्म भी है, अगेन वो सब तो खैर क्लासेस की बात है। तो अगर आप पूरा क्लासेस को प्रॉपरली ज्वाइन करना चाहते हो तो एडमिशन भी आप ले सकते हो ऑनलाइन क्लासेस में। बट यहाँ पर हम लोग स्पाइकमैन के बारे में भी हम लोग देख लेंगे। एक तो मैकेंडर के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, दूसरे थे स्पाइकमैन। मैकेंडर कौन थे बताइए? तो ये एक यूरोपियन थे, राइट।
बट वहीं सॉरी हाँ यूरोपियन थे, वहीं पर स्पाइकमैन जो थे ये अमेरिकन थे। तो ऑफ कोर्स इनकी जो थ्योरी है वो यूएसए पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बोले हुए थे। इन्होंने देखा दैट पहले जो लैंड पावर को इतना ज़्यादा मतलब तवज्जो मिल रहा है, कहीं ना कहीं लैंड पावर जो बोला गया था पहले, फोर्ट्रेस लोकेशन है, बहुत सुप्रीम है, फलाना डिकना है, कुछ तो दिख ही नहीं रहा यार, है ना? क्यों? क्योंकि लैंड पावर इज ऑलमोस्ट इनएक्सेसिबल, हिल्स रिवर्स डेजर्ट्स वाले रीजन होता है। बट वहीं पर जिनके पास वैसे रीजन है जो लैंड कम आपका रिवर्स वाला है, वहाँ पर रीजन्स अगर देखोगे वो ज़्यादा जोन ऑफ एक्टिविटी हो रहा है। मतलब पहले जो है ना इस जोन में, दैट इज़ जिसको इनर क्रिसेंट बोला गया। अच्छा ये तो मैंने बोला ही नहीं ना, चलो माफ़ करना, मैंने सोचा दैट आप लोग पहले से पढ़े हो इसीलिए। एनीवेज ये तो हर्टलैंड बोला गया था, पाइवट एरिया हर्टलैंड, है ना? उसके आजू बाजू वाले रीजन को जो है ना इनर क्रिसेंट बोला गया था, है ना? और ये बोला गया था दैट हर्टलैंड के आजू बाजू वाला जो रीजन, इनर क्रिसेंट वाला जो रीजन, दैट वाज जोन ऑफ इनएक्टिविटी इन मैकिंडर वाला थ्योरी। समझ रहे हो बात? बट यहाँ पे बोला नहीं नहीं, ये जोन ऑफ इनएक्टिविटी नहीं है भैया, यही जोन ऑफ एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2/3 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है, पूरा ह्यूमन और टेक रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है ये कोस्टल रीजन में रहती है, ऑफ कोर्स विच इज़ ट्रू, राइट? इसीलिए स्पाइकमैन ने मैरीटाइम मोबिलिटी पे भी ज़्यादा फोकस किया, जैसे प्री कोलंबियन एरा में होता था ना, है ना वो। और साथ ही साथ ये भी बोला था देखो भैया, सी पावर जो है, वैसे कंट्रीज जिनके पास सी पावरफुल है, वो कहीं ना कहीं ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड के बीच में रिलेशनशिप को और भी मजबूत कर रही है। ओल्ड वर्ल्ड कौन थी? जिन्होंने नए नए वर्ल्ड्स को खोजा था, समझ रहे हो बात? वही चीज़ है। और साथ ही साथ इन्होंने ये बोल दिया दैट क्योंकि ये वाला रीजन जोन ऑफ एक्टिविटी है, तो अगर कोई भी इस रीजन में एज अ ओवरऑल, अगर इस रीजन में विच कंसिस्ट ऑफ लैंड प्लस ओशन रीजन, इस पर अगर किसी ने कब्जा कर लिया, कोई अगर कंट्रोल कर लिया, तो वो पूरा यूरेशिया पे रूल करेगा, और जो पूरा यूरेशिया पे रूल किया वो पूरा वर्ल्ड पे रूल करेगा, ऐसा उन्होंने बोल दिया था। समझ रहे हो आप? तो यही है दो बेसिक, मतलब वहाँ पर हर्टलैंड लैंड पावर को तवज्जो दी गई, यहाँ पे लैंड पावर प्लस सी पावर दोनों को ही कंसीडरेशन में लिया गया। बट साथ ही साथ ये भी बोला गया दैट सी पावर भी होना बहुत ही अनिवार्य है, तभी आपका जो है उस रीजन में ज़्यादा दबदबा होगा। और हर्टलैंड को इन्होंने ज़्यादा इज्जत, मतलब ज़्यादा तवज्जो क्यों नहीं दी, ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी? क्योंकि इन्होंने बोला देखो भैया, यहाँ पर हर्टलैंड में अगर देख लो, साविवरिया वाले रीजन में देख लो, बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट क्लाइमेट है, टेरेन काफ़ी ज़्यादा अनड्यूलेटिंग टेरेन है, ठीक है? ये फोर्ट्रेस लोकेशन बिल्कुल नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आप जो बोल रहे हो ना, इस रीजन में बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन है भैया। यूराल्स के सिर्फ जो वेस्ट रीजन में, उसी रीजन में इंडस्ट्रियलाइजेशन फैला हुआ है ना? और आप जो बोल रहे हो दैट रिसोर्स रिच है, रिसोर्स ठीक है रिसोर्स रिच, बट रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन तो मुश्किल है ना जी, समझ रहे हो बात? तो इसीलिए बेसिकली यहाँ पर हर्टलैंड को ज़्यादा उतना तवज्जो नहीं दिया गया। इनफैक्ट अगर आप प्रेजेंट डे में भी एप्लीकेशन देखोगे ना, वो भी आपको कहीं ना कहीं दिखेगा ही, क्योंकि अभी अगर दुनिया भर में देख लो, नवल पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है दोस्तों, ठीक है? और दुनिया जो है इस पर आगे बढ़ना चाहती है ना? कहीं ना कहीं क्या हम लोग बोल सकते हैं दैट रिमलैंड रीजन जो है एज अ होल, जो कि मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे रीजनल ग्रुपिंग्स दुनिया भर में फॉर्मेशंस हो रही है अभी के समय में। देख लीजिए ना, बिम्स्टेक इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल, इंडियन ओशनिक रिम एसोसिएशन इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इट, एशियान इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इट, है ना? आप देख लीजिएगा एक्टिविटी रिमलैंड रीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप देखो, मैं दिखा रहा हूँ, यूएसए देख लो, अभी जो हम लोग आज जो हम लोगों ने न्यूज़ डिस्कस किया वो क्या था, दैट यूएसए, माफ़ करना, हाँ, यूएसए जो है कतर पे अपना, कतर को बोल दिया दैट कतर में नॉन नेटो एलाई का घोषित कर दिया कतर को, है ना? जिबोती में यूएसए का मरीन बेस है ना? तो ये क्या है मेरे भाई, ये चीज़ों को ऑब्जर्व करो, सिंपल सा बात है ना? इनफैक्ट पता है 1970s के आसपास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तब के एम पनिकर ने बोला था दैट जो रिमलैंड को कंट्रोल करना चाहता है ना, उसको इंडिया को
इंडिया के मर्ज पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि रिमलैंड में अगर मेजर पावर देख लो, ये वाला रीजन मेजर है, ठीक है, ये वाला रीजन है ना, और इस रीजन का जो सरदार है वो है इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के मर्जी पे ही आपको रिमलैंड के ऊपर कंट्रोल मिलेगा, राइट। और अभी भी देखो यूएसए यहाँ पर भी तो तकड़ी मार रहा है ना, हमारे को पैर में तेल लगाता है, क्यों? ऑफकोर्स वो चाइना को तो काउंटर करना ही है उसे, बट साथ ही साथ इस रिमलैंड, जैसे इसमें मैकिंटन पैनिकर ने बोला था, देखो अगर रिमलैंड में आपको कब्जा करना है या फिर दबदबा मनाना है तो इंडिया के मर्जी पे करना पड़ेगा, समझ लो बात। तो इसीलिए भी दुनिया जो है इंडिया को इसलिए भी फोकस कर रही है। ये सब चीज़ें हैं भाई, ये सब देखो क्वेश्चन में यही सब पूछा गया है आपको, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठा के देख लेना, सीधा बोलेगा दैट प्रेजेंट डे एप्लीकेशन बताओ इसका। और यही तो अब मैंने क्या बोला कि पनीकर ने क्या बोला था, वही चीज़ आप सिंपली लिखकर चिपका दो, जियो पॉलिटिकल एग्जाम्पल्स लगा दो, ख़त्म, आपका आंसर बन गया, कोई गलत नहीं कर सकता उसको, समझ लो बात। तो ऐसे टैक्टिस अपनाने की कोशिश करो, अगेन बहुत आगे बढ़ोगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ। और दोस्तों हाँ, अगेन जो ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, खुली हुई एडमिशन, ठीक है, डाउनलोड कीजिए स्मार्ट रैंकर्स ऐप और एडमिशन ले लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।